Hello everyone, how are you all? Once again, welcome back on my platform मेंस वाला। Here this is सुचिता सिंह। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके पिछले दो टॉपिक दैट इज़ भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान सभा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम किसी दिन लाइव क्लास भी रखेंगे जिससे आपके जो भी डाउट हो वो एक वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार पर डिस्कशन करेंगे। मौलिक अधिकार की क्या पृष्ठभूमि रही, क्या इतिहास रहा, किस तरह से मौलिक अधिकार का विकास हुआ। और आज की ही वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इतिहास की बात करें तो मौलिक अधिकार के इतिहास से एक 11 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार से 3 मार्कर भी आ सकते हैं, विशेषता से 5 मार्कर भी आ सकते हैं, और भी इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स के अलावा इस पूरे वीडियो को मेंस के व्यू पॉइंट से भी ध्यान से सुने, और जो भी क्वेश्चन निकलते जाएंगे हम उन पर एक बार डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार की क्या पृष्ठभूमि रही, मतलब किस तरह मौलिक अधिकार की विकास यात्रा रही, विकास क्रम रहा। ठीक है, जैसे हमारे देश में संविधान सभा बनी, मतलब संविधान का निर्माण करने के लिए भारत में संविधान सभा बनी, उसकी भी मांगे हुई थी। ठीक है, तो इसी तरह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को रखने के लिए या फिर नागरिकों को अधिकार मिलने के लिए भी कई बार मांगे हुई थी। तो हम उन्हें वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर दोनों तरीके से चलिए डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार का इतिहास पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे मौलिक अधिकार की क्या विशेषताएं हैं, और हम स्टार्टिंग की कुछ बेसिक आर्टिकल्स जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ आपको आर्टिकल्स लर्न करने हैं, प्रोविजंस को समझते हुए चलना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कितने पार्ट्स हैं, कितने अनुच्छेद हैं, किस किस से मिल करके हमारा संविधान बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम संविधान में पार्ट्स की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी वर्तमान की स्थिति में टोटल 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे। ठीक है, और आज से मतलब इस लेक्चर से हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पर ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। देन हम डीपीएसपी पढ़ेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। देन हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है। देन हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर हम जुडिशरी पढ़ेंगे जिसमें हम पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में है और हाई कोर्ट पार्ट 6 में है, तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और देन हमारे सिलेबस का मतलब प्रीलिम्स सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 6 पार्ट्स पर प्रीलिम्स के ही सिलेबस में डिस्कस कर लेंगे। तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुने, आप ये एश्योर रहें कि जो टॉपिक्स आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो आपके बिल्कुल मेंस के लेवल का है। ठीक है, बस आपको उसकी एक आंसर राइटिंग करनी है, और अगर कुछ ज़्यादा थ्योरेटिकल है तो वो भी आपको समझा दिया जाएगा, बस आपको वर्ड्स का अच्छे से सिलेक्शन करना है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 22 पार्ट थे, और अभी कितने भाग हैं, तो अभी हमारे संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है, तो संविधान का भाग 1 दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हमारे संविधान के भाग 1 में है। भारत और इसका संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में है। ठीक है, और फिर उसके बाद भाग 2 में सिटीजनशिप है। भाग 3 जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ FR,
भाग 4 DPSP है, मतलब नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का FD है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाग 5 यूनियन गवर्नमेंट, मतलब संघीय कार्यपालिका है। भाग 6 स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर भाग 7 यहाँ पे रिबिल्ड है, मतलब भाग 7 अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। देन भाग 8 यूनियन टेरिटरीज। देन भाग 9 पंचायत है, मतलब यहाँ पे पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। फिर उसके बाद पार्ट 9A, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर नगरीय निकायों का वर्णन किया गया है। देन पार्ट 9B, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। और फिर पार्ट 10, जिसमें शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 11 है, जिसमें रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उनका वर्णन किया गया है, जो कि आप मेंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। एंड देन पार्ट 12, जिसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं। देन पार्ट 13, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स दिया है, मतलब व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। पार्ट 13 में क्या है, तो पार्ट 13 में व्यापार एवं वाणिज्य है, ओके। देन पार्ट 14, जिसमें सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब ऐसे लोक सेवा आयोग, इन सब का वर्णन किया गया है। उसके बाद पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स हैं। पार्ट 15 में ट्रिब्यूनल्स मतलब प्राधिकरण, ठीक है, हरित प्राधिकरण, प्राधिकरण, ओके। अब प्राधिकरण क्या है वो भी आप डिस्कस करेंगे। देन पार्ट 15 में इलेक्शंस है, निर्वाचन है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस, मतलब ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है, ठीक है। फिर पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब आपातकाल उपबंध, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 352, 356 और 360 आते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 19 मिसेलियस, आर्टिकल 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब देखिए जिस अनुच्छेद के अंतर्गत, दैट इज़ आर्टिकल 368 के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, वह किस भाग में है, तो वह संविधान के भाग 20 में है, ठीक है। याद रहेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में वर्णित है, या फिर संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिए संविधान के 20वें भाग में अनुच्छेद 368 में, ओके। देन पार्ट 21, जिसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस है। एंड देन पार्ट 22, जिसमें शॉर्ट टाइटल अथॉरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी है, ठीक है। तो ये पूरे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। अब किसी को लग रहा होगा कि यहाँ तो 22 पार्ट ही हैं, देन 25 अभी कैसे हैं, ठीक है, मतलब और कौन से 3 हैं। तो देखिए इसका कोई एक अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली इसमें वेट अ सेकेंड, ओके। सो बेसिकली इसमें ऐसा है कि देखिए जो जिन पार्ट्स में ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो किसी न किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। कोई भी ऐसा पार्ट जिसके ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। आप जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके बाद में ब्रैकेट लगा के ABCD लिखा है, वो संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। जिसमें कैपिटल लेटर में लिखा हो वो संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और अगर स्मॉल लेटर में लिखा हो तो मतलब वो पहले से संविधान में था, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9B, पार्ट 14A, ये कुछ ऐसे हैं जो कि संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम अभी के कॉन्सेप्ट में बात करें तो अभी हमारे संविधान में 25 भाग हैं, इतना क्लियर है। देन अब इसकी एक ट्रिक है, आप ट्रिक पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे, मगर एक बार हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक बेसिकली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए काम करेगी, हिंदी वाले भी सुन सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट श्याम एंड राम, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू इट एंड सो ऑन, इट मैगी एंड टेस्टी स्नैक। तो अब हम एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए
यू मतलब यूनियन टेरिटरीज। कैन कैन का सी देखना है, ठीक है। तो कैन के सी में सिटीजनशिप आएगा। देन एफ एफ मतलब फंडामेंटल राइट्स, तो पार्ट 3, ठीक है। देन डायरेक्टली मतलब डीपीएसपी, तो पार्ट 4। फ्रॉम फ्रॉम मतलब एफडी, पार्ट 5, ठीक है। यूएस यू मतलब यूनियन गवर्नमेंट, एस मतलब स्टेट गवर्नमेंट। फिर यूपी यूपी में यूनियन टेरिटरीज और पंचायत, ठीक है। देन मीट श्याम, टू यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। तो टू साइलेंट है। देन वेट अ सेकेंड, ओके। सो यूपी हुआ यूनियन टेरिटरीज पंचायत। फिर मीट श्याम, तो एम से म्यूनसिपैलिटीज हो जाएगा। तो मीट से आप पार्ट 9A और बी को याद रखें, ठीक है। एक में पंचायत और एक में नगरीय निकाय या म्यूनसिपैलिटीज। फिर श्याम है, तो श्याम से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। देन राम है, तो राम से रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ओके। तो ये आपके हो गए इस तरह से 11 पार्ट्स, याद रहेगा। देखिए ये बेसिकली सीक्वेंस को लर्न करने के लिए ट्रिक है, तो आप चाहें तो इसको साइड में नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। देन फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू इट एंड सो ऑन। तो एफ से फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। टी से ट्रेड एंड कॉमर्स। स्वीट से एस से सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। देन टी से यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स हो जाएगा। इट से ईट मतलब यहाँ पे ई लेना है, तो ई से इलेक्शन हो जाएगा। सो ऑन में एस से स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस हो जाएगा। और फिर वेट अ सेकेंड, ओके। और फिर ऑन से हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओके। तो ये यहाँ पे इस तरह से आपके हो गए कुछ 17 पार्ट। ये ट्रिक हो गई, ठीक है। अब आगे की क्या है वो देखिए। इट मैगी एंड टेस्टी स्नैक। इट से क्या हो जाएगा, इट मैगी। इट ई से इमरजेंसी प्रोविजंस। मैगी से विविध मतलब मिसलेनियस हो जाएगा। देन टेस्टी से एंड से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हो जाएगा। देन टेस्टी से टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हो जाएगा। और स्नैक से शॉर्ट टाइटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट्स को लर्न करने की ट्रिक है। आप कोशिश करें कि इनको आप बिना ट्रिक के ही लर्न कर पाएँ। अगर आपको सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रिलेट करने के लिए ट्रिक भी लर्न रख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, तो चलिए एक बार हम ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक यू कैन fly directly from US टू साइलेंट है, ओके। टू क्या है, तो टू साइलेंट है, ठीक है। फिर देन यू पी, फिर इधर भी आपका टू साइलेंट है। देन एम एस, यहाँ पे एंड साइलेंट है, ठीक है। देन उसके बाद ठीक है, पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में हो जाएगा पहला यू से पार्ट 1 दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। भारत एक संघ राज्य क्षेत्र है, ओके। देन सी से सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। और साथ में आप ये भी याद रखें कि पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक है, पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 तक है, ठीक है। देन एफ आ जाएगा, तो एफ से फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। जिस पर आज के वीडियो में और अपने आगे वाले 1 से 2 लेक्चर्स में हमारा फंडामेंटल राइट्स ही चलेगा, ठीक है। देन डीपीएसपी है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इस पूरे वीक में संडे तक में हम कंप्लीट टॉपिक को फिनिश कर देंगे, ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस वीक के एंड तक में इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें, ओके। तो पार्ट 3 में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, पार्ट 4 में डीपीएसपी पढ़ेंगे, पार्ट 4A में जो कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया उसमें आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद पार्ट 6 में आप यूनियन गवर्नमेंट मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, जिसमें आप प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जिसमें राज्य विधानसभा ऐसे कुछ प्रोविजंस है, ओके। और फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरीज मतलब
यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। फिर उसके बाद पी से क्या हो जाएगा, तो पी से पंचायत होगा। और यहीं पर आप एक पॉइंट और याद रखें, दैट इज पंचायत। और आप ये याद रखें कि यूनिट 9 में अभी 2 बार संशोधन किए गए हैं, ठीक है। मतलब पार्ट ए और पार्ट बी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा मेजर वेटेज वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर आप मेंस पढ़ेंगे तो अभी हाल ही में हुए पॉलिटी में 74वां संविधान संशोधन पूछा भी गया था। तो बेसिकली 74वें संविधान संशोधन का संबंध भाग 9 से ही है, तो आप उसको मेंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एम से म्यूनसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद एस से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, मतलब अनुसूचित क्षेत्र, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 10 में है, ठीक है। फिर उसके बाद आर से रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ओके, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, मतलब प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो हमें क्या पढ़ना है, चलिए हम वो देखते हैं, ठीक है। तो हमें प्रीलिम्स के सिलेबस में पार्ट 3 पढ़ना है, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। देन हमें पार्ट 4 पढ़ना है, पार्ट 4A भी पढ़ना है हमें, पार्ट 4A। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें पार्ट 5 पढ़ना है, और पार्ट 6 में भी हमें कुछ सिलेक्टेड प्रोविजंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो लगभग हम अपने फिल्म्स के सिलेबस में पार्ट 3 से लेकर पार्ट 6 तक कंप्लीट कवरेज करेंगे, ठीक है। अगर आप इन टॉपिक्स को, इन पार्ट्स को फिल्म्स में पढ़ते हैं, तो आप एश्योर रहें कि आपको मेंस में इनमें ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संविधान में कितने पार्ट हैं, कितने अनुच्छेद हैं। चलिए हम अनुच्छेद पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, संविधान में बेसिकली जब संविधान बना था तब उस टाइम पर 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। आर्टिकल्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चों के रहते हैं कि आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे, भूल रहे हैं, क्या करें कैसे करें। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर आप लेक्चर्स ले रहे हैं, प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, तो आप ये एश्योर रहें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या कोई भी क्वेश्चन जो कि पॉलिटी में आएगा उसको कवर करें, ठीक है। तो आप बस लेक्चर लेते चले, शॉर्ट नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ओके। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर लगभग 395 आर्टिकल्स थे। लेकिन अगर अभी हम वर्तमान की स्थिति की बात करें तो अभी वर्तमान में लगभग 460 प्लस आर्टिकल्स है, ठीक है। मतलब इतनी बार अमेंडमेंट्स हुए हैं, 105 प्लस अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारे आर्टिकल्स अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए हैं, जिनमें से हमें लगभग 100 से 150 तक याद रखने हैं, ठीक है। मतलब हमारे प्रीलिम्स के लिए हमें इतने ही याद रखने हैं। और अगर हम मेंस की भी बात करें तो मेंस में आर्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर क्वेश्चन में आपसे सपोज करें पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार का वर्णन करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको हर एक आर्टिकल को बताना चाहिए। अगर 11 मार्कर में है तो ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में है। फिर आप एग्जाम्पल में कुछ मौलिक अधिकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन के लिए मेंस में आर्टिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर हम प्री में बात करें तो प्री में तो 2 से 3 क्वेश्चंस आर्टिकल से आना फिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी आर्टिकल्स पर भी कमांड रहनी चाहिए। तो ये हो गया आर्टिकल्स और पार्ट्स का गेम। अब चलिए हम आज के टॉपिक दैट इज़ मौलिक अधिकार पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार की क्या पृष्ठभूमि रही, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस तरह शामिल हुए, ठीक है। जब आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा पढ़ा था तो उसमें भी आपने देखा था कि संविधान सभा की क्या मांगे रही, कितनी बार मांग हुई, कब कब किसने मांग की, और तब किस तरह जाके संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है। तो हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले उसमें पृष्ठभूमि देखेंगे कि किस तरह क्या मांग हुई, और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्या प्रोविज़न है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ओवरव्यू है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, गॉट इट।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अधिकार है क्या, ठीक है, मतलब व्हाट इज़ राइट। बहुत से बच्चे पूरे मौलिक अधिकार को रट के चले जाएंगे, आर्टिकल्स लर्न कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर उन्हें यही नहीं पता होता है कि अधिकार है क्या, ठीक है। तो व्हाट इज़ राइट सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो बेसिकली अधिकार किसी भी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करने की अनुमति देता है, ठीक है। अनुमति कैसे देता है वो आप समझिए। देखिए, जैसे आप अगर किसी भी काम को करते हैं, किसी भी काम को अगर आपको व्यक्तिगत रूप से करने की परमिशन है, अनुमति है, तो उसे आप अधिकार कहते हैं, ठीक है। अगर हम अधिकार के प्रकार की बात करें तो अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्राकृतिक अधिकार, या जिसे हम प्राकृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक सिद्धांत या प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक सिद्धांत या प्राकृतिक अधिकार हम उन अधिकारों को कहते हैं जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, ठीक है। लाइक वेट अ सेकेंड। ओके, सो प्राकृतिक अधिकार में हम उन अधिकारों को सम्मिलित करते हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। और प्रकृति ने हमें कौन से अधिकार दिए हैं? तो प्रकृति ने हमें रहने का अधिकार दिया है, ऑक्सीजन, O2 का, और भी ऐसे बहुत से अधिकार हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, मतलब वो नेचुरल गिफ्टेड है, ठीक है। तो इन सभी अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। गॉट इट। देन हमारे अधिकार का सेकंड टाइप होता है मानव अधिकार, मतलब ह्यूमन राइट। अब मानव अधिकार कौन निर्धारित करता है? तो मानव अधिकार निर्धारित करने के लिए और मानव अधिकार देने के लिए मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग का गठन है, जो कि किसी भी मानव के अधिकार को निर्धारित करते हैं और उनको संरक्षित करते हैं। ओके, अब इन मानव अधिकार में क्या आएगा आप वो समझिए। देखिए, जैसे अगर आप भारत में अभी हैं, सपोज अगर आप अभी भारत में हैं, ठीक है, तो आप भारत के किसी भी कोने में हैं, लेकिन आप अभी भारत के नागरिक हैं, तो आपको भारत में जितने नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, वो आपको भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप भारत से बाहर कहीं जाते हैं, सपोज करें अगर आप फ्रांस में जाते हैं, तो आप वहाँ के नागरिक नहीं हैं, वहाँ आप एक एज अ व्यक्ति, एज अ ह्यूमन जाते हैं, ठीक है। मतलब आप वहाँ पर मानव की तरह जाते हैं, आप वहाँ के नागरिक नहीं हैं, ठीक है। तो जो वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार होंगे वो आपको नहीं दिए जाएंगे। मतलब हर देश का एक अधिकार होता है, एक अपना क्राइटेरिया होता है कि जो वहाँ के नागरिकों को स्पेशली दिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जो कि गैर नागरिकों को भी दिए जाते हैं, तो वही अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, प्राकृतिक अधिकार क्या है जो प्रकृति ने प्रदान किए हों, मानव अधिकार क्या है जो कि पृथ्वी के किसी भी भाग में आप चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपके मानव अधिकार और प्राकृतिक अधिकार समान रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है। तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार किसी देश विशेष के द्वारा उस देश के नागरिकों को ही दिए जाते हैं। मतलब जैसे हमने पढ़ा, मानव अधिकार आप किसी भी देश में चले जाएं आपके लिए सेम रहेगा, ठीक है। मानव अधिकार में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पर देश की सीमा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार में फ़र्क पड़ता है। हर देश का अपना अपना एक वो होता है कि वो नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको मौलिक अधिकार मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपको मौलिक अधिकार वहाँ के नहीं मिल सकते हैं, है ना, अगर जब तक आप नागरिकता नहीं ग्रहण करते हैं। ओके, सो इतना क्लियर है कि अधिकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मौलिक अधिकार, मतलब व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की अब पृष्ठभूमि क्या है, मतलब मांगे क्या रही, हम अब चलिए उस पर एक ओवरव्यू लेके चलते हैं, देन हम आर्टिकल्स पर स्विच करेंगे। ओके, तो मौलिक अधिकार की अगर हम इतिहास की बात करें तो वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड की क्रांति हुई, ठीक है। इंग्लैंड, वेट अ सेकेंड, ओके,
सो 1215 में इंग्लैंड की क्रांति में किंग जॉन ने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, ठीक है। मतलब वहाँ पर क्रांति चल रही थी कि हमें कुछ अधिकार मिलने चाहिए, उनके नागरिकों की डिमांड थी कि कुछ अधिकार होने चाहिए, ठीक है। तो फिर इंग्लैंड के किंग जॉन ने, क्या नाम था, किंग जॉन, ओके। तो किंग जॉन ने इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मतलब एक ऐसे पेपर लिया गया, उसमें पूरे अधिकार एज इट इज़ लिख दिए गए, ठीक है। फिर उसमें किंग जॉन का साइन हुआ, उस अधिकार पत्र को ही मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बेस पर नागरिक ये कह सकते थे कि हमें किंग जॉन के द्वारा ये मैग्ना कार्टा मिला हुआ है, तो हमारे अधिकारों का शोषण कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला कि 1215 एडी में इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा मैग्ना कार्टा वहाँ के नागरिकों को दिया गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है वो देखिए। तो सेकेंड वन इज 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में जॉन लॉक के द्वारा प्राकृतिक सिद्धांत दिया गया, ठीक है। अब प्राकृतिक सिद्धांत क्या है, तो अभी आपने पढ़ा प्राकृतिक अधिकार मतलब नेचुरल राइट। तो नेचुरल राइट का ही एक प्राकृतिक सिद्धांत 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। तो बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स के इतिहास में नहीं है, नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा है अमेरिका की क्रांति, ठीक है। अमेरिका की क्रांति जो कि कब हुई, तो अमेरिका की क्रांति 4 जुलाई 1776 में हुई, ठीक है। जहाँ पे बिल ऑफ राइट का प्रावधान आया। मतलब अमेरिका एक ऐसा पहला देश था जिसने मौलिक अधिकार को संवैधानिक स्तर दिया, मतलब जिसने मौलिक अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया, ठीक है। तो अब अमेरिका में हुआ क्या कि क्रांति हुई वो आप समझिए, ठीक है। तो बेसिकली अमेरिका में रूल कौन कर रहा था, तो अमेरिका में इंग्लैंड का शासन चल रहा था, ठीक है। तो अमेरिका में क्रांति हुई कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो उस टाइम पर जब अमेरिका में 1776 में इंग्लैंड से फ्रीडम पाने के लिए क्रांति चल रही थी, तो फ्रांस के कुछ सैनिक आए, ठीक है, जिन्होंने अमेरिका की सहायता की स्वतंत्रता पाने में, ओके। तो आप याद रखिए फ्रांस के सैनिक अमेरिका आए, ठीक है। और अमेरिका में तब मार्क क्या चल रही थी, तो अमेरिका में इस टाइम पर 2 वर्ड बहुत ट्रेंड में थे, मतलब 2 वर्डों की ही यहाँ पर बात चल रही थी। द फर्स्ट वन इज स्वतंत्रता फ्रीडम एंड द सेकेंड वन इज इक्वेलिटी दैट इज समानता, ठीक है। तो यहाँ पर हर जगह स्वतंत्रता समानता की ही बात चल रही थी। तो फिर फ्रांस के जब लोगों ने अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने के बाद, मतलब इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जब फ्रांस के लोग अपने देश में वापस गए तो उन्हें भी ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी हमारे अधिकार चाहिए, ठीक है। तो फिर फ्रांस की भी क्रांति हुई 1789 में। तो अमेरिका की क्रांति कब, तो 1776 में। फ्रांस की क्रांति कब, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में। तो फ्रांस की क्रांति में 3 वर्ड बहुत फेमस हुए। द फर्स्ट वन इज स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, द सेकेंड वन इज समानता मतलब इक्वेलिटी एंड द थर्ड वन इज बंधुत्व, ठीक है। तो आपने यहाँ पर संविधान के सोर्सेस में पढ़ा भी था, मतलब संविधान के स्रोत में आपने पढ़ा भी था कि प्रस्तावना में हमारे प्रियम्बल में जो 3 वर्ड हैं दैट इज स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, इनका आदर्श, इनका प्रोविज़न फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। तो उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो उसका मुख्य स्रोत इन वर्ड का फ्रांस की क्रांति है। क्लियर हुआ। इसी वजह से आपको हर टॉपिक पढ़ने चाहिए जिससे आप रिलेट कर पाएँ, ठीक है। अब अभी आपने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो आप यहाँ पर बेटर रिलेट कर पा रहे हैं किस तरह फ्रांस की क्रांति से ये 3 वर्ड आए, ठीक है। और फ्रांस वालों को ये वर्ड कहाँ से मिले, तो फ्रांस वालों को स्वतंत्रता और समानता वर्ड अमेरिका की क्रांति में देखने को मिले थे, ठीक है। और आप देखें कि इस टाइम पर भारत में क्या चल रहा था, मतलब जब अमेरिका में इंग्लैंड से फ्रीडम की बात चल रही थी, तो उस टाइम में भारत में क्या हुआ, तो देखिए तब इंग्लैंड वालों को लगा, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उनको लगा कि कहीं भारत में भी क्रांति न हो जाए, कहीं भारत में भी स्वतंत्रता की मांग न होने लगे, ठीक है। तो उन्होंने भेजा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट।
अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, जिसका मुख्य उद्देश्य था रेगुलेट करना। ठीक है, तो रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेट किसको करना था, तो भारत की अर्थव्यवस्था को। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, जिसमें बिल ऑफ राइट्स आया। ठीक है, और अमेरिका एक ऐसा पहला देश था जिसने एफआर को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके अलावा आप एक पॉइंट और याद रखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एफआर अमेरिका के ही कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो उसका भी आंसर अमेरिका ही होगा। इतना क्लियर है। देन 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, आपने पढ़ा, जिसमें 3 वर्ड्स निकल के आए जो कि आज हमारी प्रस्तावना में शामिल है। उसके बाद अगर कुछ याद रखना है तो आप याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई, और बेसिकली इसी कारण से 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो प्राकृतिक सिद्धांत 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने दिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 10 दिसंबर 1948 में हुई। बाकी मौलिक अधिकार की क्या पृष्ठभूमि है वो आपने देख लिया। ठीक है, तो ये तो हो गई विश्व स्तर पर बात कि भारत के बाहर क्या चल रहा था। अब हम बात करते हैं कि भारतीय स्तर पर कहाँ कब किसने मांग की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भारत में कब कब अधिकारों की मांग हुई। तो अगर हम भारत में बात करें तो सबसे पहली मांग 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजीटी मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक में अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है 1925 में एनी बेसेंट कौन थी, तो एनी बेसेंट एक आयरलैंड की महिला थी जिनका भारत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और इनका एक स्टेटमेंट भी है, आप चाहें तो याद रखें। एनी बेसेंट का स्टेटमेंट है कि मैं जन्म से तो आयरलैंड की हूँ, मतलब मैं जन्म से तो एक आयरिश लेडी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा भारतीय है। ठीक है, मतलब इनको भारत से इतना प्रेम था कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरा जन्म भले ही इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन मेरी जो आत्मा है, मेरी जो सोल है वो इंडियन है, भारतीय है। ठीक है, तो 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, आप इसका नेम याद रख सकते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में अधिकारों की मांग की। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने अधिकारों की मांग कब की, 1925 में, कहाँ की, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में की। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है 1928 में नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई उसमें लगभग 19 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसकी थी, तो जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1924 में समिति बनी थी, नेहरू समिति, उसकी रिपोर्ट 1928 में आई, जिसमें 19 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ है 1931 में कराची अधिवेशन। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीयों के लिए कुछ अधिकारों की बात कही। ठीक है, तो ये हो गया 1895 का स्वराज विधेयक, 1925 में एनी बेसेंट, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1931 में कराची अधिवेशन। ठीक है, अब आगे क्या है, अब आगे है 1945 में इस्पू कमेटी। ठीक है,
स्प्रू कमेटी 1945 में, जिसने ये कहा कि जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हमारे भारतीय संविधान में शामिल होना चाहिए, मतलब उनको हमारे भारतीय संविधान में जगह देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 1945 की स्प्रू कमेटी। और फिर बात आती है संविधान सभा। तो संविधान सभा में फिर बात आती है संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति बनी, मौलिक अधिकार समिति बनी, मौलिक अधिकार समिति बनी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपने अभी पिछले ही लेक्चर में पढ़ा, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और फिर इसके बाद एक उप समिति भी बनी, मतलब सब कमेटी भी बनी, मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति, फंडामेंटल राइट सब कमेटी। ठीक है, उप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी। ठीक है, जेवी कृपलानी। तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, ये पूरा फंडामेंटल राइट्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इतिहास है। ठीक है, तो इस तरह से जब संविधान सभा में भी दो समिति बनी, पहला मौलिक अधिकार समिति और जिसका उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी। इतना क्लियर है? तो इस तरह से फिर अंततः 26 नवंबर 1949 को जो संविधान तैयार हुआ, उसमें भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जगह मिली। ठीक है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया। तो ये पूरा बैकग्राउंड था, कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कब मांगी हुई, संविधान सभा में क्या कमेटी बनी, ये पूरा था। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार है क्या। मतलब मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो अगर हम मौलिक अधिकार की फीचर्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, जहाँ से मेंस में भी 5 मार्कर आते हैं, फिल्म्स में भी यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, और मेंस में 5 मार्कर, 11 मार्कर, 3 मार्कर, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की अगर हम विशेषताओं की बात करें, तो मौलिक अधिकार की विशेषताओं में सबसे पहला आता है कि मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध है। मतलब देखिए, मौलिक अधिकार की अगर प्रकृति पूछा जाए, तो मौलिक अधिकार की प्रकृति राज्य के लिए नकारात्मक और नागरिकों के लिए सकारात्मक है। ठीक है, राज्य के लिए नकारात्मक क्यों है? तो देखिए, राज्य मौलिक अधिकार के कारण कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता। मतलब राज्य को एक सीमित एरिया, एक सीमित क्राइटेरिया में रहकर कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अगर नागरिकों का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो राज्य के विरुद्ध है। इतना समझ आया? देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसे देना पड़े, मतलब जिसे प्रोवाइड करना पड़े, उसके लिए नेगेटिव। ठीक है, उसके लिए नेगेटिव, और जिसे मिले, मतलब जिसको प्राप्त हो, जिसको डिमांड करने पर वो मिले, उसके लिए पॉजिटिव। ठीक है, ये आप दो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर रखिए, ये आपको डीपीएसपी में भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब राज्य को मौलिक अधिकार देने पड़ते हैं, मतलब राज्य मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो राज्य के लिए नेगेटिव। और नागरिक मौलिक अधिकार की डिमांड कर सकते हैं, वो मौलिक अधिकार की मांग कर सकते हैं, तो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार पॉजिटिव होगा। इतना क्लियर है? देन अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार में संशोधन। मतलब मौलिक अधिकार में किस तरह संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में विशेष बहुमत और 2/3 सदस्यों के संशोधन। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए और 2/3 सदस्यों का भी बहुमत चाहिए। ठीक है, तो ये संशोधन है। अब देखिए, संवैधानिक संशोधन भी बेसिकली 3 प्रकार से होते हैं। अब ये प्रकार कौन से हैं, आप जब पार्ट 20 आर्टिकल 368 पढ़ेंगे, हमारी फिल्म्स के सिलेबस का जो कि 6 पॉइंट है, उसमें आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप याद रखें कि मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए विशेष बहुमत और 2/3 सदस्य चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो हाँ, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। क्या मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? तो हाँ, मौलिक अधिकार को निलंबित भी किया जा सकता है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर प्रतिबंध और निलंबित इन दो वर्ड में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिबंध और निलंबित में डिफरेंस क्या है। तो देखिए प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो प्रतिबंध को आप परमानेंट रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध लगाते हैं तो प्रतिबंध एक तरह से स्थायी रोक, परमानेंट रोक होती है, जिसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा। अब कानून बनाना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, जिसके द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल, जब हमारा संविधान बना था, मतलब जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे पार्ट 3 में 7 फंडामेंटल राइट थे, ठीक है, मतलब 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्यों है? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7वां मौलिक अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। लीगल राइट आर्टिकल 300A, और पहले कहाँ था? तो पहले आर्टिकल 31 में था, ठीक है। तो इसको हम प्रतिबंध लगाना मतलब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कहना करते हैं, कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करके उसे परमानेंट रोक दिया गया, परमानेंट बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिबंध। और अब बात आती है निलंबन। निलंबन मतलब सस्पेंशन, ठीक है। तो निलंबन बेसिकली एक विशेष टाइम पीरियड, एक विशेष काल के लिए अगर किसी भी आर्टिकल को, किसी भी मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जाता है तो उसे हम निलंबन कहते हैं, ठीक है। निलंबन किसी निश्चित कार्यकाल, किसी निश्चित दौरान के लिए होता है, यह परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। अब निलंबन का भी एक एग्जाम्पल है आपातकाल। आपातकाल के समय राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों पर निलंबन लगाया जा सकता है। मतलब अगर हमारे देश में आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल है तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ मौलिक अधिकारों पर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबको इम्पोज किया जा सकता है, सब पर सस्पेंशन इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर है, प्रतिबंध और निलंबन में क्या अंतर है वो क्लियर है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या मौलिक अधिकार इनफोर्सेबल है, मतलब क्या मौलिक अधिकार को लागू कराया जा सकता है? तो जी हाँ, मौलिक अधिकार को न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, ठीक है। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है या फिर इनफोर्सेबल है, ठीक है, इनफोर्सेबल है, ओके। और न्यायालय में भी ऐसा रिट कहाँ पे है, मतलब ऐसा उनका क्षेत्राधिकार कहाँ पे है? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की विशेषताएं और मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि, ये कंप्लीट आपका मेंस का 11 मार्कर रेडी हो गया है, ठीक है। आप इसको एज इट इज छाप के चले आए, कोई भी आपका मार्क्स 1 नंबर भी डिडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इतिहास बहुत है, इससे ज़्यादा इतिहास ना आप मेंस में पढ़ेंगे, अब ना प्री में पढ़ेंगे, ठीक है। विशेषता भी इतनी काफ़ी है, और जब तक आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तब तक आपके पास लगभग 20 से 22 विशेषता मौलिक अधिकार की हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी मौलिक अधिकार की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में हुए प्रीलिम्स और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। अभी कितने हैं? तो अभी 6 हैं।
सातवां कौन सा था? तो सातवां संपत्ति का अधिकार था, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी। उसको हटाया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके, मतलब फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट मतलब कानूनी अधिकार में शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मौलिक अधिकार का इतिहास क्या है, मौलिक अधिकार के फीचर्स क्या हैं, और उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य सिंपल सा है, नागरिकों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता स्थापित करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नागरिकों के बीच समानता स्थापित करना ही मौलिक अधिकार का उद्देश्य है, ठीक है। मतलब कोई भी सरकार आए, कोई भी कुछ भी आए, नागरिकों के कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जो किसी भी हालत में उनसे छीने ना जा सके, ठीक है। तो उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इतना क्लियर है। अब चलिए हम वन बाय वन पूरे आर्टिकल्स को रीड करते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, जिनमें 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से लेकर, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर इसको डिस्कस करते हैं। तो मौलिक अधिकार मतलब FR, ठीक है। तो मौलिक अधिकार सबसे पहला है समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में है। अब क्वेश्चन ये हुआ कि मैम आपने तो बताया कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, तो फिर यहाँ पे तो 14 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप याद रखिए आर्टिकल 12 और 13 में डेफिनेशन दी हुई है, मतलब आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और आर्टिकल 13 में विधि शब्द की परिभाषा है, मतलब डेफिनेशन ऑफ लॉ है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया हुआ है। देन थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये कहाँ है? तो ये आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक है। देन फोर्थ पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है, ठीक है। और फिर फिफ्थ है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, मतलब संस्कृति और शिक्षा जो कि अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, ठीक है। तो आर्टिकल ये कहाँ पर है? तो आर्टिकल 29 से 30 तक, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटी से रिलेटेड राइट दिए हुए हैं। फिर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें बेसिकली संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें रिट पावर दी हुई है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर मौलिक अधिकार का कहीं पर उल्लंघन होता है तो कौन कौन से ऐसे रिट हैं जिनको इम्पोज करके मौलिक अधिकार को लागू कराया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 में रिट पावर दी हुई है किसकी? तो सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। क्लियर है। तो पहला क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है? अल्पसंख्यकों का संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठवां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और सातवां था संपत्ति का, ठीक है। तो संपत्ति का भी वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस कारण से हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में क्या है? तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 13 में विधि शब्द की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन ऑफ लॉ है। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार स्टार्ट होता है जिसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब रिट पावर जो कि आर्टिकल 32 में है।
तो इस तरह से हमने देखा अधिकार क्या है, मतलब राइट क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने देखा फंडामेंटल राइट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा इनको हमारे संविधान में कहाँ पर स्थान दिया गया है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है। फिर हमने फीचर्स देखे और अभी हमने देखा कितने संवैधानिक संशोधन है, सॉरी कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो ये कुछ अभी बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब चलिए हम वन बाय वन हर एक मौलिक अधिकार पर, हर एक आर्टिकल पर डिस्कस करते हुए चलते हैं, लेकिन अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, आई होप आपने अभी तक भी ध्यान से सुना हो, बट अब बात आएगी आर्टिकल्स पर जो कि आपको नॉट एट एनी रेट मिस करना है। तो अब आप पूरे ध्यान से रफ कॉपी पेन लेके बैठे, जिससे साथ में आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चले। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप अभी लेक्चर बस लें, आप एक बार और लेक्चर देख सकते हैं जिससे आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएं और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक बार स्लाइडली पीपीटी रीड कर लेते हैं, देन हम आगे के टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है 1215 एडी में इंग्लैंड में जॉन के द्वारा मैग्ना कार्टा। तो हमने पढ़ा 1215 एडी में किंग जॉन के द्वारा इंग्लैंड के जो नागरिक है उनको मैग्ना कार्टा दिया गया। ठीक है, अब मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा बेसिकली एक ऐसा पत्र होता है जिसमें सभी अधिकार, सभी अधिकारों का समूह होता है। ठीक है, और यही कारण है कि हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें सारे मौलिक अधिकार वर्णित है। ठीक है, इसी कारण से भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। गॉट इट। उसके बाद 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, मतलब 1776 में जब अमेरिका की क्रांति हुई थी, किस लिए क्रांति हुई थी, तो क्रांति ब्रिटिशर से छुटकारा पाने के लिए हुई थी। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुई थी, जिसमें 2 वर्ड दैट इज स्वतंत्रता और समानता बहुत प्रचलित हुए। ठीक है, और फिर यही वर्ड आगे जाके फ्रांस की क्रांति में आए और अंततः हमारे प्रस्तावना में लिए गए। ठीक है, फिर उसके बाद 1789 में फ्रांसीसी घोषणा पत्र, जिसमें 3 वर्ड दैट इज समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का परिचय आया। ठीक है, और यहीं से, मतलब फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस के संविधान से ही हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द का परिचय, शब्द का आदर्श लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 1948 में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, मतलब 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई, जिसने सार्वभौमिक घोषणा पत्र दिया। ठीक है, तो इतना क्लियर है, हमने अभी ये सब कुछ इससे भी ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिया है। ओके, देन अगर हम भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कहें, तो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में कुछ अधिकारों की मांग की थी। फिर उसके बाद 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग विधेयक में, फिर 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। तो आपने पढ़ा द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल किसका था, तो द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल एनी बेसेंट का था। ठीक है, फिर उसके बाद 1928 में नेहरू समिति रिपोर्ट, जिसमें लगभग 19 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और यहाँ पे एक अधिकारों का स्वरूप पेश किया गया। ठीक है, जिसको बनाया किसने था, तो जिसको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था। तो याद रहेगा कब पेश किया गया, तो 1931 में कराची अधिवेशन में, किसकी अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। लेकिन बनाया किसके द्वारा गया था, तो बनाया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशन, और लास्ट में 26 नवंबर 1949 में डॉक्टर पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार समिति, मतलब संविधान सभा में मूल अधिकार समिति बनी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एक उप समिति भी थी, मतलब सब कमेटी भी थी, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। गॉट इट। देन चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला पॉइंट है। अब हम वन बाय वन मौलिक अधिकार के सारे प्रोविजंस को पढ़ेंगे, सारी क्वालिटीज़ को पढ़ेंगे, जो उनके फीचर्स हैं, हम सब कुछ अब डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहला पॉइंट है मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल करने का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? ऑप्शन अमेरिका, आयरलैंड, रूस, ब्रिटेन। तो आपका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में हुए 2023 के फिल्म्स पेपर में नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस कंट्री से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम अमेरिका में ही संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। फंडामेंटल राइट्स वर फर्स्ट गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन अमेरिका। मतलब अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली बार किसने मौलिक अधिकार को अपने संविधान में दर्जा दिया, अपने संविधान में स्थान दिया, तो उसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। गॉट इट। देन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को संविधान में रखने का उद्देश्य एक विधि द्वारा शासित सरकार की स्थापित करना है। द पर्पज ऑफ प्लेसिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश अ लॉ गवर्न गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य है एक ऐसी सरकार स्थापित करना जो कि विधि के द्वारा शासित हो। ठीक है, मतलब उस पर कोई भी व्यक्ति उससे ऊपर ना हो, वो विधि के द्वारा निश्चित कानूनों पर अपने मार्ग पर चल रही हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे मौलिक अधिकारों के उद्देश्य पूछे जाएं तो आपका राइट आंसर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो याद रहेगा किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक ऐसा घोषणा पत्र है जो इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 एडी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के अधिकार से संबंधित पहला लिखित पत्र था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा एक ऐसा घोषणा का पत्र है या फिर एक ऐसा घोषणा पत्र है जो सबसे पहले इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा 1215 एडी में लाया गया था। ठीक है, और बेसिकली इस मैग्ना कार्टा में नागरिकों के अधिकारों का वर्णन होता है। इसी कारण से हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे 3 मार्कर में आए मैग्ना कार्टा तो आप इजीली लिख सकते हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 3 की न्याय उचित प्रकृति मतलब न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त इसे अधिक मौलिकता प्रदान करते हैं। तो देखिए, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा, तो न्यायालय आपको आपके मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। मतलब फंडामेंटल राइट्स को इम्पोज करने का काम न्यायालय जुडिशरी का है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी व्यापम घोटाला हुआ। ठीक है, पटवारी व्यापम घोटाला, तो उसमें बच्चों ने प्रदर्शन किए, हमारी राजधानी भोपाल में प्रदर्शन हुआ। ठीक है, तो वो किसके तहत हुआ, क्योंकि हमें अधिकार प्राप्त है कि हम शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। ठीक है, हमें बोलने की आज़ादी प्राप्त है, लेकिन कैसी, तो शांतिपूर्ण। ठीक है, तो इसी अधिकार के तहत आप अपनी मांग रख सकते हैं। अगर सरकार की कोई भी विधि, कोई भी कानून आपको पसंद नहीं है, आपको अगेंस्ट लग रहा हो, मतलब आपको मीन्स एक पूरी कम्युनिटी हो, तो उसे आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा आप एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। आपने सुना होगा किसान बिल। ठीक है, किसान बिल का भी किसानों के द्वारा बहुत विरोध हुआ था, जिसके कारण इस बिल को वापस ले लिया गया था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे मौलिक अधिकार कहते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, इस कारण से हम ऐसा दावा कर रहे हैं या हम ऐसी मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सुनिश्चित कौन करेगा कि नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार मिलते रहें, मतलब राज्य के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन न किया जाए या भी किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा, तो ऐसा सुनिश्चित करना न्यायालय का काम है। ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो जुडिशरी के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उन्हें इम्पोज किया जा सकता है। अब किस न्यायालय के द्वारा, तो देखिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और सिर्फ हाई कोर्ट। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी सेशन कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मौलिक अधिकार से संबंधित अपीलें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी या तो फिर हाई कोर्ट में जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। इतना डन है, देन आगे बढ़ते हैं।
मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है व सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज करा पाते हैं। ठीक है। अब देखिए, दमनकारी नीति मतलब ऐसी कोई भी नीति जिससे नागरिकों का शोषण हो रहा है, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। ठीक है। तो उसे हम दमनकारी नीति कहेंगे, और इनके खिलाफ आवाज उठाने का या इनके खिलाफ विरोध करने का अधिकार हमें हमारे मौलिक अधिकार देते हैं। ठीक है। लेकिन कैसा? तो सिर्फ शांतिपूर्ण। इम्पोज कैसे कराना है वो जुडिशरी का काम है। ठीक है। क्लियर है? तो आर्टिकल 19 जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोविजन है, मूल अधिकार न्याय उचित है। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल एंड वन कैन गो टू कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। तो ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को ये गारंटी देता है, ये प्रोटेक्ट करने का गारंटी देता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक वो अपील आती है तो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिए मौलिक अधिकार क्या है। तो इन्फोर्सेबल है, मतलब प्रवर्तनीय है। किनके द्वारा? तो संसद के द्वारा नहीं, राज्य सरकार के द्वारा तो नहीं, किसके द्वारा? तो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के द्वारा। ठीक है। याद रहेगा। तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो संशोधन संसद करेगी। ठीक है। किस तरह करेगी? तो संशोधन संसद के द्वारा विशेष बहुमत और 2/3 बहुमत से किया जाएगा। लेकिन प्रवर्तन कौन करेगा? तो प्रवर्तन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और किसी भी सेशन कोर्ट, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में नहीं होगा। ठीक है। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बस यहाँ पर पीपीटी रीड करनी है। ठीक है। देन मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंधों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या फंडामेंटल राइट्स सीमित हैं, असीमित है, तो आपका आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स असीमित नहीं है, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है आप सुनिए। ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। किस तरह से? तो उनको एक टेम्परेरी पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो आप याद रखें। इसके अलावा जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपको आज़ादी है कि आप देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, मतलब देश में कोई इमरजेंसी चल रही है, तो आपके इस अधिकार को आपसे टेम्परेरी पीरियड के लिए ले लिया जाएगा। ठीक है। आपके इस अधिकार को आपसे टेम्परेरी पीरियड के लिए ले लिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार सस्पेंड नहीं होते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब इनमें क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है। मतलब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनमें संशोधन न किया जा सके, तो आपका आंसर नहीं हो जाएगा। मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। अगर अब इसके भी 2-3 एग्जाम्पल हैं, आप सुने। तो इसका एग्जाम्पल होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। तो ये क्या हुआ? तो एक संशोधन हुआ, मतलब मूल अधिकार स्थायी नहीं है, इन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। और क्या चाहिए इसमें, मतलब क्या प्रक्रिया रहती है संशोधन की? तो संशोधन की प्रक्रिया विशेष बहुमत और संसद के 2/3 सदस्यों का बहुमत होता है। ठीक है। अब विशेष बहुमत क्या है, 2/3 बहुमत क्या है, वो आप अपने सिलेबस के लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है,
आप बस ये लर्न करते चलें कि मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए संसद को 2/3 बहुमत और विशेष बहुमत चाहिए होंगे, ठीक है। फिर उसके आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये तो आपने अभी पढ़ लिया। देन 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप बनाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे मौलिक अधिकार लोगों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति क्या है, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा नेगेटिव फॉर स्टेट्स एंड पॉजिटिव फॉर सिटीजन्स, ठीक है। राज्य के लिए नकारात्मक और नागरिकों के लिए सकारात्मक। समझ आया किस तरह से? क्योंकि यह एक ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो राज्य के विरुद्ध है, राज्य के अगेंस्ट है, तो राज्य के लिए नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किसको मिले हैं? तो नागरिकों को मिले हैं, तो नागरिकों के लिए क्या हो जाएगा? तो सकारात्मक हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 के अनुसार भाग 3 में वर्णित राज्य के अंतर्गत संघ तथा राज्य की विधायिका एवं कार्यपालिका, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। इस राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका शामिल नहीं है। अब हमने पूरा पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स, इतिहास क्या है, विशेषता क्या है, हमने हर एक डायमेंशन से कवर कर लिया, ठीक है। और आप ये मान के चलिए आपके मेंस पेपर में अभी तक हमने जो पढ़ा वहाँ से एक 11 मार्कर या फिर एक 5 मार्कर आना 100% कन्फर्म है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 11 मार्कर में कि मौलिक अधिकार का इतिहास समझाते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो विशेषता आप बता देंगे। उसके बाद 5 मार्कर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार की विशेषताएं बताएं, ठीक है। और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर उसके अलावा क्या मौलिक अधिकार इन्फोर्सेबल हैं? तो हाँ, इन्फोर्सेबल हैं किसके द्वारा? तो जुडिशरी के द्वारा। और ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक डिस्कस करते हैं। हालांकि इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट हम कोशिश करते हैं, ओके। सो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या है वो आपसे मेंस में 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? तो अगर आप आर्टिकल्स का यूज़ करके लिखते हैं कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द की परिभाषा, तो वो आपके 3 मार्क्स कन्फर्म कर देगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जिस राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है उसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार भाग 3 में वर्णित राज्य के अंतर्गत संघ तथा राज्य की विधायिका तथा कार्यपालिका, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी शामिल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, द स्टेट मेंशन्ड इन पार्ट 3 includes the legislature and executive of the union and the states, ठीक है, all local authorities and other authorities. The definition of this state doesn't include judiciary. अब देखिए यहाँ पे बोला है संघ तथा राज्यों की विधायिका तथा कार्यपालिका। बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 तरह की बॉडी होती है। कौन कौन सी? तो चलिए देखते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, सो कौन कौन सी बॉडी होती है? सबसे पहला होता है विधायिका, मतलब लेजिस्लेचर, ठीक है। विधायिका का क्या कार्य है? तो विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। फिर उसके बाद दूसरा होता है कार्यपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का क्या कार्य है? तो एग्जीक्यूटिव का कार्य है
जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। फिर थर्ड बॉडी आती है जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का कार्य है कि इन कानूनों को प्रोटेक्ट करना, मतलब जो कानून बनाया गया जिसको एग्जीक्यूटिव के द्वारा लागू किया गया, अब उस कानून को प्रोटेक्ट करना जुडिशरी का काम है, ठीक है। और बेसिकली इन कानून को रिव्यू करना भी जुडिशरी का ही काम है। मतलब अगर हम मौलिक अधिकार के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कोई भी कानून जो कि संघ तथा राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है उसको रिव्यू कौन करेगा, तो उसको रिव्यू जुडिशरी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो बेसिकली यहीं पर आपको समझना है कि राज्य शब्द की परिभाषा में न्यायपालिका नहीं आता है। क्लियर है, न्यायपालिका क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब संसद के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी विधि का निर्माण होगा तो उसमें न्यायपालिका को ही रिव्यू करना पड़ेगा कि वो विधि वैलिड है या नहीं वैलिड है, मतलब वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या फिर नहीं करती है। इसका रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है? तो रिव्यू करने का अधिकार न्यायालय के पास है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इस तरह से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग बॉडी रखने के लिए राज्य को राज्य शब्द में न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या शामिल है, तो विधायिका तथा कार्यपालिका, इस सभी स्थानीय प्राधिकारी मतलब जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं और जो अदर अथॉरिटीज हैं वो भी राज्य शब्द में शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है, ठीक है। मतलब देखिए, जो हमारा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, वो हमको किन के विरुद्ध प्राप्त हैं? तो हमें वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, ठीक है। तो अब राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा ये समझना सबसे ज़रूरी है। तो यही कारण है कि आर्टिकल 12 में सबसे पहले राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं, दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड। न्यायालय द्वारा घोषित वादों तथा संविधान के आधार पर राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स बिगिन विथ स्टेट बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स ऑब्टेन्ड अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। इतना क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, मतलब भारत की संसद यहाँ पे शामिल है। और कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच एग्जीक्यूट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर है, मतलब संघ सरकार कुल मिला के इसमें शामिल है और जो भारत की संसद है वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। देन राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, मतलब संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इसमें शामिल है, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर गिविंग इफेक्ट टू द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। देन सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधारनास आदि। ऑल लोकल बॉडीज लाइक म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, रिफॉर्म ट्रस्ट एट्सेट्रा। तो जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज हैं, पंचायत हैं, वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। मतलब कोई भी लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, कोई भी, वो सब राज्य शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण, ऑल अदर बॉडीज दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, शिल एट्सेट्रा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी ऐसा निकाय जो कि वैधानिक हो या फिर गैर वैधानिक हो, वो सब कुछ राज्य शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्यों के अर्थ में आती है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, एनी प्राइवेट एंटिटी और एजेंसी which is functioning as a state institution comes with the meaning of state under Article 12। तो आर्टिकल 12 में कौन कौन आएगा सबसे पहले वो देखिए। तो कौन कौन, मतलब आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसका मतलब ये है किस किस के विरुद्ध नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन, तो सबसे पहला भारत की संसद। दूसरा कौन, तो दूसरा राज्य विधानमंडल। तीसरा कौन, तो तीसरा अथॉरिटीज लाइक ट्रस्ट
एंड एटसेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा कौन, तो चौथा ONGC, LIC, ये सब, ठीक है। और फिर पांचवा कौन, तो पांचवा प्राइवेट एजेंसी जो कि स्टेट फंडेड हो या स्टेट इंस्टीट्यूशन के रूप में फंक्शन कर रही हो, ठीक है। स्टेट फंडेड हो, स्टेट फंडेड या फिर स्टेट इंस्टीट्यूशन के रूप में फंक्शन कर रही हूँ, ये सभी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 12 क्लियर है। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है, ओके। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 राज्य को एक ऐसी विधि बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट को तथा हाई कोर्ट को उस विधि को असंवैधानिक करने का अधिकार है। अब देखिए आर्टिकल 12 में क्या है, तो राज्य शब्द की परिभाषा है। अब राज्य ऐसा क्या करेगा जिसके लिए नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, तो राज्य के लिए मतलब राज्य ऐसी विधि बना सकता है, ठीक है। विधि बनाएगा, जनता विरोध करेगी, तो इसी कारण से तो यहाँ पर आर्टिकल 13 में विधि शब्द की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। मतलब सोचिए कितना सिस्टमेटिक है। पहले राज्य शब्द की परिभाषा दी है कि राज्य में कौन कौन आएगा, देन विधि शब्द की परिभाषा दी है कि क्या क्या ऐसे लॉ हैं, क्या क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बाहर अगर राज्य कानून बनाता है तो वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 12 और 13 में परिचय दिया हुआ है। देन आर्टिकल 14 से हमारे फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार स्टार्ट है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार, दैट इज आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी हम आर्टिकल 13 को देखते हैं। तो राज्य को एक ऐसी विधि बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकार का हनन करती हो। यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को उस विधि को असंवैधानिक करने का अधिकार है। मतलब देखिए राज्य है, राज्य सरकार है, वो कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि मौलिक अधिकार को लिमिट करे, मौलिक अधिकार को सीमित करे, ठीक है। और अगर बनाती हैं तो उनका जो कानून है, जो लॉ है, उसको रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है, तो रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। अब रिव्यू क्या है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू क्या है, वो आप मेंस के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझ लें, रिव्यू करना मतलब आप समझते हैं किसी भी चीज़ पर, किसी भी व्यक्ति पर अपनी समीक्षा देना, ठीक है। इसी तरह जब राज्य के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस पर समीक्षा देना मतलब वो सही है, गलत है, फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये समीक्षा देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसा पाते हैं कि जो विधि, जो कानून राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है वो कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो वो उस कानून को असंवैधानिक मतलब नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग सच अ लॉ विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, if the state makes such a law then the Supreme Court and High Court have the right to declare that law unconstitutional, ठीक है। अगर ऐसा कोई लॉ बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दे। दैट इज आर्टिकल 13 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जुडिशियल गिव्स द पावर ऑफ री एग्जामिनेशन और जुडिशियल रिव्यू। बेसिकली ये यहाँ पे गलत ट्रांसलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर आर्टिकल 13 के अंतर्गत मिली हुई है, ठीक है। अब चलिए हम आर्टिकल 13 के कुछ सब क्लॉसेस हैं उन पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 के सब क्लॉज क्या हैं? इन अनुच्छेद के 4 खंड हैं। देयर आर 4 सेक्शंस ऑफ दिस आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 30 का आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(3), आर्टिकल 13(4). इस अनुच्छेद की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो क्लियर रहेगा। देन अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13 के खंड क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे सब क्लॉज हैं जिनमें आर्टिकल 13 को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या है, तो आर्टिकल 13 में विधि शब्द की परिभाषा है, तो इनके खंड में भी विधि क्या है वही डिस्क्राइब किया हुआ होगा, ठीक है। तो विधि क्या है यही डिस्क्राइब किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है संविधान के लागू होने से ठीक पहले
भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। आप अभी पढ़ते चलिए, हम अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2, यह संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 कहता है, ऑल लॉज इन इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस शब्द पर आप सभी ध्यान दें, फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेल टू द एक्सटेंट टू विच दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 बी अवॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2, इट रिलेट टू लॉ आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपको 2 वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको वो लर्न रखना है। इट सेज दैट इफ द स्टेट मेक्स एनी लॉ विच इज inconsistent with the fundamental rights mentioned in part 3, that law will be void to the extent to which it violates the fundamental rights, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी हम डिस्क्राइब करेंगे, ओके। देन आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3, इस प्रयोजन में विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है, मतलब इस प्रोविजन में, इस खंड में विधि क्या होती है, विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो शामिल किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थायी विधियां, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश, अस्थायी विधियां, सरकारी आदेश या नियम या अधिसूचना, और फिर चौथा रूढ़ि या प्रथा। फिर आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा जोड़ा गया, मतलब मूल संविधान में सब क्लॉज 4 नहीं था, ठीक है। इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है। अब एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, देन हम इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 कहता है, फॉर दिस पर्पज द मीनिंग ऑफ द लॉ हैज बीन क्लैरिफाइड, स्टैंडिंग लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर्स, दैट वाज टेम्परेरी लॉ, मतलब जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो टेम्परेरी लॉ, अस्थायी विधियां होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर और रूल ऑफ नोटिफिकेशन, देन ट्रेडिशन और कस्टम। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4, एडेड बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, अंडर दिस इन आर्टिकल 13 will apply to the constitutional amendment made under आर्टिकल 368, ठीक है। नथिंग इन आर्टिकल 13 will apply to the constitutional amendment made under आर्टिकल 368। अब क्या है, कुछ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वापस रिपीट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेसिकली वेट अ सेकेंड, ओके। तो ये रहा ब्लैंक पेज, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 13 में क्या क्या सब क्लॉजेस हैं। तो आर्टिकल 13 में बेसिकली जो सबसे पहला सब क्लॉज है, दैट इज आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1, ठीक है। तो आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 में क्या दिया है, तो आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 में दिया है, जब तक हमारा संविधान बना नहीं था, मतलब जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके पहले का कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी विधि जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, मौलिक अधिकारों को सीमित करती हो, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए, सपोज करें अगर जब तक हमारा संविधान नहीं बना था, मतलब उसके पहले का कोई कानून है, ठीक है। सपोज करें अगर 1922 का कोई कानून है जिसमें कहा गया है कि लड़कियां या फिर पढ़ने बाहर नहीं जाएंगी, या फिर कुछ भी ऐसा भेदभाव का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस अधिकार को, जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया, देखिए सपोज करें एक कोई विधि है, ठीक है, इसमें 4 पार्ट हैं, मान लीजिए इसमें 4 पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मेंशन है कुछ सही सा, मतलब लाइक
अस्पृश्यता का अंत मतलब भेदभाव का अंत होगा। सेकंड पार्ट में मेंशन है कुछ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हर व्यक्ति को अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता है। इसके बाद मेंशन है किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा मतलब किसी भी व्यक्ति की ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर शोषण नहीं होगा। लेकिन फोर्थ पॉइंट में मेंशन है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप ये समझे जो लास्ट है दैट इज फोर्थ, वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे देश का नागरिक है, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उनको ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि वो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो इस पूरी विधि को नहीं साइड किया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर इस पार्ट को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी कारण से आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 में मेंशन है कि उस सीमा तक जहां तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, मतलब पूरी विधि को नहीं, जहां तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है सिर्फ वहीं तक उसे अवैध या फिर नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा। क्लियर है? तो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 किसके लिए है? तो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए है, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए है, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2। अब आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 क्या है? तो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 बेसिकली पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब देखिए जब संविधान लागू हुआ तो उस दिनांक से कोई भी ऐसा कानून जो कि मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो, मौलिक अधिकार को लिमिट कर रहा हो, तो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 समझ लिया तो 2 कुछ भी नहीं है, बस इनमें एक बेसिक सा डिफरेंस है। दैट इज आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है मतलब जो संविधान के लागू होने से पहले तक के जो नियम हैं, जो विधियां हैं, अगर उनमें ऐसा कोई पार्ट है तो वो आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत हटाया जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे संविधान के लागू होने के बाद या संविधान में कोई ऐसा पार्ट है जो कि मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है या मौलिक अधिकार को सीमित कर रहा है तो उसे आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत हटाया जाएगा। इतना क्लियर है? आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3। अब आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 में उसी तरह विधि शब्द की परिभाषा दी हुई है जिस तरह आपने आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा पढ़ी, ठीक है। तो विधि शब्द में क्या शामिल है? तो विधि शब्द में कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसी विधि जो कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई जाए वह विधि में आएगी, ठीक है, मतलब विधि शब्द की परिभाषा में आएगी। फिर उसके बाद दूसरा है कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसा अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया हो, ठीक है। क्लियर है इतना? देन उसके बाद थर्ड है कोई भी रूढ़ि, कोई भी प्रथा मतलब कोई भी कस्टम, कोई भी ट्रेडिशन जो कि मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो वो भी विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट है ऐसा कोई भी गवर्नमेंट रूल, ऐसा कोई भी सरकारी आदेश या नियम वो भी विधि शब्द के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो विधि शब्द में क्या आएगा? तो विधि शब्द में सरकार, संसद या राज्य सरकार के द्वारा, विधानमंडलों के द्वारा बनाई हुई विधियां आएंगी और फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किए हुए अध्यादेश आएंगे और फिर उसके बाद थर्ड में आएगा रूढ़ि या प्रथा या कोई भी ट्रेडिशन या कस्टम और फोर्थ में आएगा सरकारी आदेश या नियम, ठीक है। तो ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि शब्द की परिभाषा है, ठीक है। अब बेसिकली आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 13 के तहत अनुच्छेद 13 के तहत विधि शब्द को परिभाषित कीजिए। तो सिर्फ इतना नहीं लिख के चले आना है कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की परिभाषा दी है, ठीक है। आप बकायदे सब क्लॉज बनाइए, बॉक्स बनाइए, डिटेल करिए, तब जाके कहीं आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। या फिर उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट इज आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4। अब आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 4 में क्या है? तो आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 4 में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए गए संवैधानिक संशोधन में शामिल नहीं होगी, ठीक है। और आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 मूल संविधान में नहीं था, इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा हमारे संविधान में लाया गया, ठीक है।
तब 1971 में किसकी सरकार थी? तो तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसकी भी एक अपनी ही लंबी कहानी है, वो आप मेंस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी प्री की क्लासेस हैं तो हम इतना भी डेप्थ में नहीं जा सकते, ठीक है? मतलब वी आर ट्राइंग टू लेवल अप योर कॉन्फिडेंस, लेवल अप योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बट इतना भी डीप में अभी आपको नहीं जाना है, ठीक है? तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अभी हमने मौलिक अधिकार की पूरी पृष्ठभूमि समझ ली है, आर्टिकल 12 और 13 समझ लिया है। अगर कोई डाउट है तो हम कल की क्लास में आर्टिकल 13 को वापस रिपीट कर देंगे, ठीक है? तो कल से फिर हम अपने मौलिक अधिकार मतलब समानता के अधिकार से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे 1 से 2 लेक्चर्स में पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप सभी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।